न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव में सबको चौंकाने वाले एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खुला चैलेंज दिया है। ओवैसी ने सोमवार को हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित के दौरान एक बार फिर रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाया। एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर पलटवार वार किया। उन्होंने कहा कि अगर 30,000 रोहिंग्या आए हैं तो गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं। सोमवार की शाम अपने प्रत्याशी का प्रचार करते हुए तेजस्वी सूर्य के उस बयान का जवाब दिया जिसमें तेजस्वी ने उन पर रोहिंग्या मुसलमानों को हैदराबाद में जगह देने का आरोप लगाया था। ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर इलेक्टोरल लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या हैं तो गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं। क्या यह देखना उनका काम नहीं है? इलेक्टोरल लिस्ट में आखिर 30 से 40,000 रोहिंग्या का नाम कैसे शामिल हो गया? ओवैसी ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई ईमानदार है तो उसे मंगलवार शाम तक ऐसे 1,000 नाम दिखाने चाहिए। और वहीं ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का इरादा नफरत पैदा करना है। बीजेपी वाले तो ऐसा दिख रहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी को इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। हैदराबाद को आ रहे तो बाबा जरा इनको अल्हम्दुलिल्लाह की बिरयानी तो खिलाओ, थोड़ा होश ठिकाने आता। अने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आ रहे आके बोल रहे मजलिस कोर्ट दिए तो टीआरएस को फायदा होता, मजलिस कोर्ट दिए तो कांग्रेस को फायदा होता। बीजेपी के लोग बोल रहे कि हैदराबाद में 30,000 40,000 रोहिंग्या है, वोटर लिस्ट में नाम है। और असदुद्दीन ओवैसी जिना बन गए। मजलिस कोर्ट देना मुल्क के मुफाद में नहीं है। मजलिस रैपिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती, मजलिस रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती। आप बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ नहीं है तो किसको दिखा रहे? एक मियां भाई को, दूल्हे भाई को दिखा रहे। गुफ्तगू की शुरुआत मजलिस से और खत्म होती आपके खादिम के ऊपर। ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, समझो बात को। खामखा मेरे पीछे पड़े हुए हैं तुम लोग। हैदराबाद में हम लोग बोलते बीजेपी वालों, अगर खुजाए तो खुजली तुम्हारे को हो जाएंगी, याद रखो। खुजाओ मत, खुजाए तो खुजली हो जाती। कुछ दो मुंह को आप बोल रहे। अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे? होम मिनिस्टर है ना, उनका काम है देखना 30-40,000 रोहिंग्या के नाम कैसा है। इलेक्ट्रोल लिस्ट क्या अहमद बलाला अपने दफ्तर में बनाए? बल्दिया में इलेक्ट्रोल लिस्ट हम बनाते हैं। अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1,000 नाम बताओ रोहिंग्या के। विकास के लिए चेंज हैदराबाद, करप्शन फ्री गवर्नेंस के लिए चेंज हैदराबाद, फैमिली पॉलिटिक्स को बंद करने के लिए चेंज हैदराबाद, सुशासन को उजागर करने के लिए चेंज हैदराबाद, 21वीं सदी की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एमआईएम की टेररिज्म को बंद करने के लिए चेंज हैदराबाद, जय श्री राम के लिए, युवा मोर्चा के लिए, तेलंगाना की इस पवित्र धरती को और ऊंचाई तक लेने के लिए चेंज हैदराबाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो बता दें आपको कि ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्टोरल लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या मुसलमान हैं तो उनके नाम कैसे शामिल हो गए, क्या यह देखना अमित शाह का काम नहीं है? इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। और बता दें आपको कि जिस तरीके से ओवैसी लगातार पलटवार करते हुए आई हैं, क्योंकि जब से बिहार विधानसभा चुनाव हुए जिसमें एनडीए की सरकार बन चुकी है और हालांकि इसमें एआईएमआईएम को भी सीटें मिली हैं और इसी को लेकर यह बवाल लगातार सामने भी आया। उधर तेजस्वी सूर्य ने भी कहा था कि अगर एआईएमआईएम को सीट मिल रही है तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आतंकवादी गतिविधि बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एआईएमआईएम के जो नेता है वो लगातार बयानबाजी करते हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ भारत को तोड़ना है।
और इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 30,000 रोहिंग्या आखिरकार कैसे आए। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक चर्चा करने के लिए इरफान पठान AIMIM के नेता हैं। इरफान जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। इरफान जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 जी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ संवाददाता हैं रमेश पुरोहित। इरफान जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपके अध्यक्ष ने जो आरोप लगाए हैं कि 30,000 रोहिंग्या हैं, आप खुद क्लियर कर दीजिए कितने रोहिंग्या हैं? ऋचा जी, ये जो अमित शाह जी का बयान है ये निहायत ही बचकाना बयान है। एक देश का गृह मंत्री जब इस तरीके का बयान देता है तो देश को इससे शर्म आनी चाहिए, देश के लोगों को, ऐसे संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोगों को। आपके अध्यक्ष ने बोला है असदुद्दीन ओवैसी ने कि 30,000 रोहिंग्या मुसलमान हैं, तो अमित शाह क्या कर रहे हैं? सही है। जी जी, क्या कर रहा है भाई? एक देश का गृह मंत्री और सबसे बड़ी पार्टी का गृह मंत्री बैठ के कर क्या रहा है? फिर अगर इतने रोहिंग्या हैं इलेक्टोरल लिस्ट में तो अभी तक गृह मंत्री खामोश क्यों बैठे थे? क्या कर रहे थे? तमाशा देख रहे थे क्या? ये इस तरीके के बयानात दे करके बचकाने हरकतें जो कर रहा है एक इतनी गरिमा वाले पद पे बैठ करके अमित शाह जैसा शख्स, तो ये पूरे देश के लिए, पूरे लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हुआ और सबसे बड़ी पार्टी का सेकंड नंबर का लीडर इस तरीके से बचकाना बयान दे रहा है। और हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सही कहा कि अगर इनके मर्दानगी है तो ये 24 घंटे के अंदर उसमें से 1,000 लोगों के नाम वायरल कर दें कि ये लोग हैं। इसमें क्या गलत है? चलिए रमेश जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि जिस तरीके से लगातार असदुद्दीन ओवैसी लगातार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी, उन्होंने खुद कह दिया है कि अगर वाकई में बीजेपी ईमानदार है तो मंगलवार की शाम तक 1,000 नाम सामने दिखा दें। जो है पॉलिटिकल जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। और करके जी पहली बार ऐसा लग रहा है कि वो वो भी साबित करना चाहती है। इसीलिए रोहिंग्या मुसलमानों का जो मामला है या ये उठाना शिकायत होता है। और ओवैसी के लिए तो खास करके क्योंकि आवाज नहीं क्लियर आ रही है, उनकी बातों को जवाब तो ये बोल के आ रहे हैं। चलिए रमेश जी, मेरे सवाल आपसे रहेंगे। जी जी बिल्कुल। इरफान पठान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इरफान जी, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 2018 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि अगर हैदराबाद में बीजेपी की सरकार बनती है तो हैदराबाद को उन्होंने एक अलग नाम दे दिया था कि भाग्यनगर बनाएंगे। और इसी बात को लेकर खुद असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है कि ये कोई लड़ाई हो रही है हैदराबाद में, वो सिर्फ हैदराबाद और भाग्यनगर को लेकर हो रही है। देखिए, मैं बता दूं ऋचा जी, ये पूरा देश जानता है कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो जाएं, चाहे नरेंद्र मोदी हो जाएं और चाहे ये अमित शाह जैसे लोग हो जाएं, इनके पास नॉलेज के नाम पे जीरो है, कोई जानकारी नहीं है। ये देश की जनता को हिंदू मुस्लिम नामकरण, तमाम गाय गोबर, लव जिहाद, तमाम ऐसे मुद्दों में भटकाए रखना चाहते हैं ताकि देश का युवा न नौकरी मांग सके, न देश का युवा रोजगार मांग सके, न देश का युवा हमसे कोई मुतालबा कर सके। वो इसी में उलझा रहे और ये लोग अपनी सत्ता की मलाई और सत्ता के आसन पे आसीन रहे। यही इनका मकसद है। योगी आदित्यनाथ जी के तमाम ऐसे बयानात हम लोगों के सामने आए जिसमें लोगों ने खुद ही कहा, वो चाहे हिंदू कम्युनिटी से हो, वो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से हो, वो चाहे सिख कम्युनिटी से हो, जो भी बिलोंग करता है, लोगों ने खुल करके कहा कि एक बाबा जो मंदिर का घंटा बजाता है, एक बाबा की सिर्फ इतनी हैसियत होनी चाहिए कि वो पूजा पाठ करे, वो देश के संवैधानिक पदों पे बैठने के अधिकारी नहीं है कहीं से। लेकिन ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि हम आज भी देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट दे रहे हैं, आज भी देश के अंदर सांप्रदायिकता के नाम पे वोट दे रहे हैं, आज भी मुसलमानों की रोजी रोटी, मुसलमानों के नाम से जो रोजी रोटी वो चाहे
गोदी मीडिया कमा करके खा रही हो, चाहे गोदी मीडिया के पत्रकार कमा के, ये मुसलमान नाम में बरकत ही इतनी है कि तमाम लोगों की रोजी रोटी चल रही है। ये आपने देखा होगा। और योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, वहां उठा करके मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय कर, इनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा हो तो बताइए ऋचा जी। लेकिन इरफान जी, ये भी कहना गलत नहीं होगा, जितने मुसलमान भारत में सुरक्षित हैं उतने शायद किसी और देश में होंगे। देखिए, मैंने कब ये कहा कि यहाँ असुरक्षित है मुसलमान? हमारी पार्टी ने कहा हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक रास्तों को ढूंढ करके उस पे लड़ रहे हैं। हमने ये कभी नहीं कहा असुरक्षित हैं। लेकिन इन 2014 से लेकर के आज तक मुसलमानों के अंदर जो असुरक्षा की भावना उत्पन्न करने की कोशिश बीजेपी और बीजेपी के लीडरान कर रहे हैं, उसको हमारी पार्टी टाइम टू टाइम मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हमारी इनको चुप कराइए, ये जो अगर जो कोई बीच में इंटरप्ट कर रहा है उसको चुप कराइए। मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपको ये बताना चाहता हूं, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, कि ये जो देश में असुरक्षा की भावना उत्पन्न करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, चंद मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पे मरवा करके, चंद मुसलमानों को गाय और गोबर के नाम पे मरवा करके, अब एक नया मुद्दा कि मोहब्बत भी करे इंसान अगर किसी से तो इनसे पूछ करके करे। तो ये क्या पाबंदी आयद कर रहे हैं? अरे आप रोजगार की बात करिए, आप एजुकेशन की बात करिए, आप जो है डेवलपमेंट की बात करिए, आप स्वास्थ्य की बात करिए। इन सारे मुद्दों को हिडन कर दिया गया, छिपा दिया गया सिर्फ सांप्रदायिकता के नाम पे। सांप्रदायिकता फैला करके ये सारे मुद्दों को बीजेपी इसकी आड़ में जो खेल खेल रही है, वो देश का नौजवान युवा जब जगेगा इस नींद से तो वो बहुत पछताएगा। वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे मुस्लिम हो, वो चाहे क्रिश्चियन हो, वो चाहे सिख हो। जब उनकी नींद खुलेगी इस चीज से, इस बेहोशी से, तो वो उसके पास पछताने के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचेगा। तो इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के तमाम युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इस सांप्रदायिकता के जहर से बाहर आइए, इस सांप्रदायिकता के खेल से बाहर निकलिए और देश हित में सोचना शुरू करिए। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के नेता है राजेश साहनी। राजेश जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। नमस्कार राजेश जी, जिस तरीके से हमारे साथ इरफान पठान भी जुड़े हुए AIMIM के नेता हैं, उनका कहना है कि जो बीजेपी है सांप्रदायिकता फैला रही है, क्या कहेंगे? इनसे पूछिए आज तक कौन सी सांप्रदायिकता भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई है? सांप्रदायिकता कौन फैलाता है? हम लोगों ने कौन सी फैलाई है बताइए ना। सांप्रदायिकता वो लोग फैलाते हैं। इरफान जी, पहले आप सुन लीजिए। इरफान जी, मेरी बात सुन लीजिए। इरफान जी सुनिए, गाय के नाम पे आप लोग मारे, नौटंकी करते हैं, जिहाद के नाम पे आप लोग करें, कब्रों से मुस्लिम औरतों को निकाल करके इरफान जी, राजेश जी को बोलने दीजिए। माशाअल्लाह है इरफान जी, राजेश जी को बात पूरी करने दीजिए। बताइए कौन से लफ्ज जहाद वाला मामला गया? कौन से मुसलमान को हिंदुस्तान के अंदर मारा गया? पूरे विश्व के अंदर इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, जाइए होमवर्क करके आइए, होमवर्क करके आइए, होमवर्क करके आइए। इतनी देश को बचा लीजिए, ऐसे देश को बचा लीजिए, देश को। आप बताइए, देश की कोई नरेंद्र मोदी देश नहीं हो सकते, योगी आदित्यनाथ भारत नहीं हो सकते। कह रहा हूँ आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब भी सरकार आई है, कभी भी कहीं सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। अगर असंप्रदायिक ऋचा जी इनसे कहिए होमवर्क करके आए, होमवर्क करके आए भाई। इरफान जी, पहले उनकी बात सुन लीजिए आप। ये तो बता करके लग रहा है इरफान जी, पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर अपना बोल लेना। आपको टाइम दिया था। राजेश जी बोले। इनको बोलना आता नहीं, बोलेंगे तो नौटंकी करेंगे। राजेश जी, आप बात पूरी करें जी, बात पूरी करिए आप। ठीक है, आज तक जब भी मोदी की सरकार आई है कहीं भी कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। जहाँ जहाँ कांग्रेस और इनके AMI वगैरह की सरकार गठबंधन चोरों की सरकार बनी है, हर जगह दंगा कराकर अपने कामयाबी के फंदे बांधे हैं। बिहार के अंदर मुंह खाने की खानी पड़ी इन लोगों को। गुजरात में परिषद साहब की सरकार में जब दंगा हुआ था 2002 का, आज गुजरात के अंदर किसी महिला मुस्लिम से जाके पूछ लीजिए, अगर वो पहले जो सेफ्टी और अब की सेफ्टी में खुद बता देगी महिलाएं कि मोदी राज ने भेजिए भाई, इनको भेजिए, सोने के लिए भेजिए, ये सो करके चले आ रहे हैं भाई। ये नौटंकी करना बंद कीजिए। सुनिए, आने वाले 2024 में भी आपको बता दें, जितने हमारी सीटें आई उससे कई जो सीटें आएंगी और देश जनता, देश का युवा और महिलाएं, खासकर मुस्लिम संगठन की सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी को विजिट करेंगी।
बिहार के अंदर भी देखिए चुपचाप रह के महिलाओं ने पूरा क्या खा करके आए हैं सैनी जी? चलिए मेरे सवाल आपको जुड़ चुकी है। कांग्रेस के नेता हैं संदीप त्रिपाठी। सीधा नेता हूँ। संदीप जी स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। संदीप जी को मेरी आवाज मिल रही है जी? इरफान जी, लगातार जिस तरीके से आप बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं कि 30,000 रोहिंग्या मुसलमान हैं, लेकिन बीजेपी कह रही कोई मुसलमान नहीं आया है, यानी कि जो बाहर के मुसलमान जो आते हैं वो नहीं आए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर बीते सालों पहले भी यही कहा गया था कि जो बाहर से मुसलमान आ रहे हैं उनको बाहर किया जाएगा, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा भारत में, लेकिन आपकी तरफ से भी यही लगातार आरोप लगाए जाते हैं। सुनिए रिचा जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैंने बाहर से मुसलमान आने की बात या एज ए रिफ्यूजी, एज ए शरणार्थी जो मुसलमान आए हैं वो हैं हिंदुस्तान में, लेकिन अमित शाह जी ने जो इलेक्टोरल लिस्ट की बात की है उस लिस्ट को वो जारी करके बताया कि 1,000 मुसलमान हैं, अगर इनके अंदर मर्दानगी है तो ये मंगलवार तक इसका जवाब देंगे राजेश जी। जी बिल्कुल, इसका जवाब देंगे। साहब ने कहा है राजेश जी जवाब दीजिए। अपनी मर्दानगी उस पर साबित करें। बता दूं, देश के अंदर चाहे मुस्लिम का हिंदुस्तान चाहे कहीं से भी आया हो, वो मुस्लिम देश का हिंदुस्तान का नागरिक रहेगा और रहता है। कभी भी इन जैसों ने नोटंकी करनी शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं मुस्लिम के ऊपर करती, कहीं भी नहीं करती। आज आप भी बता दीजिए, अगर केंद्र के अंदर हमारी सरकार है और कई 10 स्टेटों में सरकार हमारी है, कहीं भी मुस्लिम किसी बता दीजिए कोई भी दंगे वाला मामला, शाहजहां की सरकार है, नोटंकी इन्होंने की। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई, इनकी नोटंकी करनी बंद करें, ये दंगे कराने वाले कार्य कम करें। राजनीति करते, राजनीति करना सीखो। भगवान का नाम लेते, भगवान का लो, अल्लाह का नाम लेते, अल्लाह का लो। आराम करिए, चलिए आप पता क्या होता है, आप तो मुंह की खानी पड़ जाती है सब जगह। आप चोरों के गठबंधन के सरकार हम ही तो लोगों को जगा रहे हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर, और जगह तो चलिए संदीप जी कुछ कहना चाहती है, आप लोग रुकना चाहती है, संदीप जी कहें। जी अभी हमारे मित्रों की आपने नूरा कुश्ती देखी जी। सच्चाई ये है कि सांप्रदायिकता के सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इनसे भी हमको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जब तक जो है ओवैसी जी जो है मोदी जी और अमित शाह को ललकारेंगे नहीं, और अमित शाह और मोदी जी ओवैसी को ललकारेंगे नहीं, तब तक ध्रुवीकरण नहीं होगा। जब आवश्यकता पड़ती है भाजपा को ध्रुवीकरण की, सांप्रदायिकता के जहर फैलाने वाले व्यक्ति शांत रहिए। देश की जनता जान गई है आपको कि आप जो है मोदी के पिछलग्गू हैं। आप सिर्फ जो है सांप्रदायिकता फैलाने में बीजेपी की मदद कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ कर नहीं रहे हैं। मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, कट्टरपंथीता को पैदा कर रहे हैं और भाजपा की मदद कर रहे हैं। अगर भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है तो उससे ज्यादा सांप्रदायिक आप है, इस बात को आप समझिए। तो मुंहतोड़ जवाब जनता ने दिया है। रिचा जी इनको कहिए या तो शांत रहे या तो यही बोल रहे। इरफान जी बात पूरी होने दीजिए। इरफान जी आपको वक्त दिया जाता है ना, इरफान जी शांत हो जाइए, आपको वक्त दिया जाता है ना। नहीं, ये आपको भी समय दिया जाएगा बोलने का। बोल लें जी। संदीप जी बात पूरी करें आप। जी जैसा हमने बताया कि ये सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक एक तरफ से वार नहीं होगा तब तक दूसरी तरफ वाले को मौका नहीं मिलेगा। ये बीजेपी को मौका प्रोवाइड कराते हैं ध्रुवीकरण का। और ये मान के चलिए कि आप ये वही सीटों पर चुनाव लड़ते हैं जहां पर बीजेपी को फायदा होगा इनके लड़ने से, अन्यथा अन्य सीटों पर ये लड़ने नहीं जाएंगे। अरे भैया आप ये मान के चलिए कि बीजेपी की इनडायरेक्ट में मदद कर रहे हैं। और रही बात दूसरी बात ओवैसी शाह जी का एक और जो बयान आया है तत्कालिक, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने रोहिंग्या के मुद्दे पर यह बात कही कि अगर भाजपा ये कहती है कि 30,000 वोटर जो है रोहिंग्या के हैं, तो आप ये बिल्कुल उन्होंने एक सवाल जायज सा उठाया है कि उस वोटर लिस्ट को जनता के बीच में भाजपा को लाना चाहिए, इसलिए कि वो सत्ता में है, सरकार में है। और अब देखिए इरफान जी, या तो आप बोल लीजिए या तो आपको तमीज नहीं है, आप सिर्फ बदतमीजी करने आए हैं, बैठे हैं यहाँ पर। सीरियस डिबेट हो रही है, आपको इंटरेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ मूर्खता, आप सिर्फ अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। अपनी बात रखिएगा और जबान संभाल करके बात करिएगा। मैंने आपको नहीं, वो वही चीज आप पर लागू होती है। इरफान जी शांत हो जाइए, मर्यादा में बात करें सब लोग। पड़ जाएगा आपको। इरफान जी शांत हो जाइए, बात पूरी होने दीजिए, आपको वक्त दिया जाएगा, आप भी बोलना। बीजेपी के गुंडे हैं आप, पता है हमें।
बीजेपी के सेकंड वाले गुंडे हमें पता है भैया, डरते हैं लेकिन हम नहीं है। जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो आपसे क्या डरेंगे? चलिए बिल्कुल, चलिए संदीप जी आपको रोकना चाहते हैं, हमारे साथ बड़े संवाददाता भी जुड़े हुए हैं रमेश जी। इरफान जी शांत हो जाएं, इरफान जी आपको वक्त दिया जाएगा, आप भी बोल लेना। रमेश जी, जिस तरीके से बीजेपी हो चाहे AIMIM हो या फिर कांग्रेस के नेता क्यों लगातार आरोप लगा रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान आए हैं या फिर नहीं आए हैं, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? आपने सभी की बातों को भी सुना। सही कह रही हैं आपके, जो हैदराबाद में अभी जो चुनाव हो रहा है वो नगर निगम का है और नगर निगम में वहां पर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो चुनाव लड़ रहा है। मुख्य रूप से वहां जो झगड़ा इसी बात को लेकर के है कि बीजेपी ओवैसी के गढ़ में कितनी सेंध लगा पाती है। क्यों कि बिहार के चुनाव के बाद में बीजेपी में जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है और दक्षिणी राज्यों में वो अपना पैर पसार रही है, यह एक इसके लिए टेस्ट पॉइंट होगा कि हैदराबाद में वह कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और इसके तुरंत बाद में जो है वहां पे पश्चिमी बंगाल में भी चुनाव होने हैं, केरल में भी होंगे और उसके बाद में जो है आसाम की तरफ भी होगा। तो लिहाजा बीजेपी के लिए यह बहुत जरूरी है कि हैदराबाद में वह जो है अपने एक अच्छा सा प्रदर्शन करे और यह बता दे कि ओवैसी के मुकाबले में जो है उनका जो एक विचारधारा की जो लड़ाई है और ओवैसी की जो पार्टी ने बिहार में अपना जो प्रभुत्व दिखाया और 5 MLA जीता करके, तो ओवैसी के लिए भी यह संकट है पहचान का कि वह हैदराबाद से बाहर निकल करके अपनी कितने जो है रिकॉग्नाइजेशन ले सकते हैं और लोगों को कितना जोड़ सकते हैं। क्यों कि इसके बाद में आपको बिहार में जैसे उन लोगों जो जीत हुई है उसके बाद में उनका जो मॉरल बूस्ट हुआ है वो महाराष्ट्र में और पश्चिम बंगाल में भी ओवैसी दमदार जो है अपनी एंट्री लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं पूरी तरह से। तो लिहाजा चुनावी राजनीति में ये रोहिंग्या मुसलमान हो या धर्म की राजनीति हो, जाति की राजनीति हो, वह चाहे छोटे से छोटा चुनाव हो या बड़े से बड़ा, मतलब कि अब नगर पार्षद के चुनाव से लेकर के संसद के सांसद चुनने तक में ये रोहिंग्या मुसलमान है, हिंदू मुसलमान है या गैर जो मामले उभर करके सामने आते हैं वो रहेंगे। और ये जो छोटी सी जो बात जिसने कि तेजस्वी सूर्या ने अपने जो चुनाव प्रचार के दौरान ये बात कही थी कि हैदराबाद वर्सेस भाग्यनगर, अब भाग्यनगर क्या होता है, हैदराबाद क्या होता है, ये तो पॉलिटिशियंस अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इन शब्दों के माध्यम से ही सही वे अपना वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे ओवैसी हो या बीजेपी हो। इन लोगों का मकसद ही यही है कि उनका जो वोट बैंक है कहीं बिखर नहीं जाए या हैदराबाद और भाग्यनगर के बीच में कहीं दरार न आ जाए, इसीलिए इस तरह की बातें चुनाव के दौरान और प्रचार के दौरान उभर करके सामने आती है। एक सवाल आपसे, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो बीजेपी है वो सिर्फ नफरत फैलाती है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो लड़ाई हो रही है ये सिर्फ हैदराबाद और भाग्यनगर को लेकर हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था 2018 में तेलंगाना में कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रख दिया जाएगा। क्या कहेंगे इसको लेकर? यही तो झगड़ा इसी बात को लेकर के है। सर कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, कम शब्दों में जी। अगर भारतीय जनता पार्टी कभी भी, अगर योगी जी ने क्या कहा है मुझे उसके नॉलेज में नहीं है, उन्होंने जो बोला है ठीक है, उन्होंने बोला, मैंने नहीं बयान दिया, ठीक, महाराज जी ने जो बयान दिया उनके ऊपर है। और बाकी भारतीय जनता पार्टी एक नॉर्मल तरीके से राजनीति करती है, गुंडई वाली राजनीति नहीं करती है। और संगठन को देखते हुए आज भी अगर हमारा मतलब राजनीति गुंडा वाली होती या मतलब राजनीति धार्मिक संस्थाओं के ऊपर होती या कुछ भी होती, कभी भी ऐसा नहीं करती। अगर बुरा आप बिहार में ले लीजिए ना, बिल्कुल राजेश जी, माफी चाहती हूँ, समय थोड़ी कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जुड़े थे रमेश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस नेता जुड़े हैं संदीप त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान पठान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बता दें आपको कि लगातार ओवैसी निशाना साधते रहते हैं बीजेपी पर। उन्होंने अमित शाह पर आरोप भी लगाया है कि अगर बीजेपी वाकई ईमानदार है तो बीजेपी को मंगलवार की शाम तक 1000 जो रोहिंग्या मुसलमानों की लिस्ट जारी कर दी जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा ये जो लड़ाई हो रही है ये सिर्फ हैदराबाद और भाग्यनगर को लेकर हो रही, क्योंकि 2018 में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना में कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है हैदराबाद में तो हम हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रख देंगे। लेकिन तो देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर हैदराबाद में जो राजनीति की दरारें बढ़ती ही जा रही, लड़ाइयां होती जा रही, तो देखने वाली बात होगी कि क्या आता है रिजल्ट पे। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।